हेलो बच्चों, पार्टी। दिस इज अर्चना राठी। कैसे हैं मेरे सारे प्यारे प्यारे से जम्मूरे? हाउ यू ऑल आर? कैसे हो बेटा लोग? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सारे बढ़िया? कैसा रहा आप लोग का दशहरा? वॉज इट नाइस? दशहरा अच्छा था? जम्मूरे मस्त है। चलिए, बहुत बढ़िया। चलो बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट, मैं आपको बता रही थी, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। याद है? हमने डिस्कस किया था कि मेंडल साहब का जो काम था वो सबके सामने आया। और कब आया? 1900 में आया। और उसी दौरान माइक्रोस्कोपी में भी एडवांसमेंट थी। तो सन 1900 से पहले हमें ये नहीं पता था कि किस तरह से जो क्रोमोसोम्स हैं वो डिवीजन के दौरान सेल के अंदर मूव करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी डिस्कवर हो गई तो उसके बाद समझ आया कि अच्छा, सही में क्रोमोसोम्स मूव करते हैं। और मेंडल के लॉज भी आ गए। तो फिर उनको मिला जुला कर क्या दे दी गई? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। राइट? अच्छा, ये बताओ कि मैंने ये कवर कराया था लास्ट क्लास में कि मेंडल का काम इतना सक्सेसफुल क्यों था? वाई मेंडल्स वर्क वॉज सक्सेसफुल? बताया था? मुझे याद नहीं आ रहा। चेक करती हूँ। ये रीजंस लिखवाए थे बेटा मैंने? एक सेकंड में चेक करती हूँ। पूरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम। तो मैंने आपको मियोसिस रिवाइज करने को कहा था। लास्ट क्लास में मैंने आपको नोट्स भी दिए थे। वाई मेंडल्स वर्क वॉज नॉट आइडेंटिफाइड, हाँ ये हो गया था। रीडिस्कवरी हमने पूरा डिस्कस कर लिया था। आज फटाफट से हमें क्रोमोसोमल थ्योरी पढ़ना है। क्रोमोसोमल थ्योरी बताने के बाद आपको मुझे बताना है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। तो चलिए बेटा, फटाक से स्टार्ट हो जाइए। और मैंने आपको कहा था कि मियोसिस के नोट्स मैंने लगाए थे साथ में। कितने बच्चे रिवाइज करके आए हैं? जल्दी बताइए। जो बच्चे मियोसिस, जो मैंने पिछली क्लास में नोट्स बताए थे आपको साथ में, कितने बच्चों ने रिवाइज किया? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दो। जिन भी बच्चों ने रिवाइज करके आए हैं मियोसिस को, वो फटाफट से थम्स अप दे दो, हार्ट बना दो, जल्दी से बता दो। हम्म। नहीं किया? गंदी बात। काफी सारे बच्चों ने नहीं किया। गंदी बात है ना? मैंने बोला था जब। पिट्टी करूं? पिट्टी करूं अभी? चलो कोई नहीं, मैं रिवाइज कराती हूँ। एक बार आज फिर से जाके रिवाइज कर लेना। पिछली क्लास के जो हमने नोट्स आपके साथ शेयर किए थे उसमें सारे मियोसिस का मैंने नोट्स आपको दिए थे। कोई बात नहीं, सॉरी मत बोलो, बस पढ़ लेना आज। आ जाओ। चलो, तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में अगर मैं बात करूं बेटा, तो वो क्या कहती है पहले वो समझा देती हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी मियोसिस की कहानी, जो एनाफेज 1 और एनाफेज 2 में दे रखी है। अब देखो, ध्यान से सुनो। हम सब जानते हैं कि जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्रोमोसोम्स जोड़ों में होते हैं। जैसे फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम, सेकंड पेयर ऑफ क्रोमोसोम, थर्ड पेयर ऑफ क्रोमोसोम, है ना? सारे कि कोई भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हो, हर एक क्रोमोसोम की दो कॉपी होती हैं। जिस तरह से एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम्स कॉपीज में प्रेजेंट होते हैं, दो दो कॉपीज में, पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से जीन्स भी पेयर्स में प्रेजेंट होती हैं। और जब एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में मियोसिस होता है और मियोसिस होकर हैप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं, तो उनके अंदर एक जोड़े में से एक ही क्रोमोसोम जाता है, यानी कि सिर्फ एक क्रोमोसोम की एक ही कॉपी जाती है और जीन की भी एक ही कॉपी जाती है।
और जब गेमेट्स का फर्टिलाइजेशन होता है तो वो जो पेयर्ड कंडीशन होती है वो वापस से रीस्टोर हो जाती है। तो यानी कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहती है कि क्रोमोसोम्स और जीन्स एकदम सेम बिहेवियर दिखाते हैं, वो एक जैसा बिहेवियर दिखाते हैं। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो आ जाइए, इसके कुछ मेजर पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको वो मियोसिस वाला पॉइंट बताऊंगी। तो मेरे सारे प्यारे प्यारे से बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लेंगे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, आ जाइए। किसने दी थी हमें पता है, ये मैं आपको लिखा चुकी हूं। 1902 में ये किसने दी थी? सटन एंड बोवरी। इट वॉज गिवन बाय सटन एंड बोवरी, दो साइंटिस्ट थे, राइट। अब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहती है, पहला पॉइंट, दैट क्रोमोसोम्स, मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे और लिखते लिखते याद करते जाएंगे फटाफट से, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। तो ये कहती है कि क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, दोनों ही क्रोमोसोम्स भी और जीन्स भी, आर प्रेजेंट इन पेयर। ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम और जीन दोनों ही जोड़ों में प्रेजेंट होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, गेमीट्स दे सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ, दोनों के दोनों ही, चाहे गेमीट हो, चाहे क्रोमोसोम हो, चाहे जीन हो, दे सेग्रीगेट, वो सेपरेट हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ गेमीट फॉर्मेशन। दोनों ही गेमीट फॉर्मेशन के टाइम पे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सच दैट, और वो इस तरह से होता है, सच दैट ओनली वन कॉपी, ओनली वन कॉपी of chromosome and gene, only one copy of chromosome and gene are present in gamete। क्रोमोसोम की भी और जीन की भी, मन ही नहीं कर रहा लिखने का यार, क्रोमोसोम एंड जीन आर प्रेजेंट इन गैमीट, राइट। गैमीट के अंदर सिर्फ एक ही कॉपी प्रेजेंट होगी, जीन की भी और क्रोमोसोम की भी। एंड पेयर्ड कंडीशन ऑफ बोथ, पेयर्ड कंडीशन ऑफ बोथ ऑफ देम, दोनों की ही जो पेयर्ड कंडीशन होती है, इज रीस्टोर्ड, उसे रीस्टोर कर लिया जाता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, है ना। जब मेल गेमीट फीमेल गेमीट के साथ फर्टिलाइज होता है तो क्रोमोसोम जो है वापस से जोड़ों में आ जाते हैं और जीन भी वापस से जोड़ों में आ जाती है। तो दिस इज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। यानी कि देयर इज पैरेललिज्म, राइट। तो ये थ्योरी हमें क्या बताती है? देयर इज पैरेललिज्म बिटवीन द बिहेवियर ऑफ जीन एंड क्रोमोसोम। जीन और क्रोमोसोम के बर्ताव में, उनके बिहेवियर में समानता देखने को मिलती है, वो एक जैसे बिहेव करते हैं, राइट। सो दिस इज अबाउट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। लिख लिया बेटा? सबने लिख लिया? दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स और जीन जोड़ों में पाए जाते हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में। जब गेमीट बनते हैं, मियोसिस होता है, तो दोनों के दोनों सेग्रीगेट करते हैं इस तरह से कि गेमीट के अंदर केवल एक ही कॉपी आती है, क्रोमोसोम की भी और जीन की भी। और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो दोनों की ही पेयर्ड कंडीशन वापस से रीस्टोर हो जाती है। ठीक है बेटा? क्लियर हो गया? सारे बच्चों को क्लियर हो गया? चलो, अब हम उठाते हैं एक बार एनसीईआरटी का कंपैरिजन, जो एनसीईआरटी ने लिया है बिटवीन जीन एंड क्रोमोसोम। आ जाओ, ये पूछ लेता है कई बार ना, आ जाओ ये बताते हैं आपको बेटा। चलिए देखिए, आ जाइए, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे इस चीज को।
में हम सारे बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे। आ जाओ, आई होप विजिबल होगा, ये दिखाई दे रहा है बेटा? पंछी पुकारे किसी, आ जाइए। तो ये देखो क्या कह रहा है, ये चैप्टर कब खत्म होगा बेटा? जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अब यहाँ पे बात आती है कि कौन सा जीन है और कौन सा क्रोमोसोम है। तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ए इज जीन एंड बी इज क्रोमोसोम। लेकिन काफी सारी किताबों में ये उल्टा लिखा हुआ है, और आप गूगल वगैरह पे सर्च करते हैं तो ये उल्टा लिखा रहता है। लेकिन हम यहाँ पर कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे। काफी किताबों में, गूगल वगैरह पे इसको क्रोमोसोम लिखा हुआ है, इसको जीन लिखा हुआ है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगी तो आपको समझ में आएगा कि क्या पॉइंट सही है। तो सारे बच्चे यहां ध्यान से देखेंगे। तो ए की तरफ जीन है, बी की तरफ क्रोमोसोम है। क्या समझाने की कोशिश यहां हो रही है? देखो, चाहे जीन हो वो भी जोड़ों में होती है, और क्रोमोसोम्स भी जोड़ों में होते हैं एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल में। पहला पॉइंट दोनों में कॉमन है कि दोनों जोड़ों में होते हैं। ठीक है मैम। सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गेमीट फॉर्मेशन, दोनों ही जब गेमीट बनते हैं तो दोनों ही एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, सच दैट ओनली वन कॉपी इज ट्रांसमिटेड टू द गेमीट, सिर्फ एक कॉपी गेमीट में जाती है। बिल्कुल सेम लाइन कहाँ लिखी हुई है? बिल्कुल सेम लाइन क्रोमोसोम की तरफ लिखी हुई है। तो आप देखो, बिल्कुल सेम लाइन शेप रखी है, राइट? अब लास्ट जो स्टेटमेंट है, सिर्फ वहां थोड़ा सा हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है। इंडिपेंडेंट पेयर्स segregate independent of each other. One pair segregates independently of another pair. अब ये मुझे नहीं पता कि कुछ किताबों में क्यों इसको उल्टा लिखा हुआ है, क्योंकि कॉमन सेंस थोड़ी लगानी चाहिए। और कॉमन सेंस ये कहती है, देखो यहां पे ध्यान से सुनेंगे अब सारे बच्चे, ये स्टेटमेंट क्या कह रही है? वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जीन का एक जोड़ा जीन के दूसरे जोड़े से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करता है। ये बात सही तो है अगर मैं ये बात जीन के लिए अप्लाई करूं। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। जीन का एक जोड़ा जीन के दूसरे जोड़े से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करता है, ये बात सही तो है, पर यह बात हमेशा लागू नहीं कर सकते आप। याद है आपको, मैंने पिछली क्लास में समझाया था, जब मैं आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि एक ही क्रोमोसोम के ऊपर, यहाँ पे प्लांट हाइट की जीन है, यहाँ पे फ्लावर कलर की जीन है, तो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स होती हैं वो आपस में लिंक्ड होती हैं, वो आपस में एक दूसरे से आजाद नहीं होती। अगर मैं कहूं ये प्लांट हाइट की जीन का जोड़ा है, ये फ्लावर कलर की जीन का जोड़ा है, तो ये एक ही क्रोमोसोम पर बैठे हैं, तो ये आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम पे होते हैं। अगर वो एक ही क्रोमोसोम पे हैं तो वो एक साथ जाते हैं, वो आजाद नहीं है, वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, बिकॉज द जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम्स ऑलवेज मूव टुगेदर। एक क्रोमोसोम के ऊपर जितनी भी जीन्स होंगी वो हमेशा साथ जाएंगी। तो ये बात आप हमेशा नहीं कह सकते कि एक पेयर दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करेगा, ये बात हमेशा तो लागू नहीं होती। ये बात कहाँ फेल हो जाती है? उन जीन्स के ऊपर फेल हो जाती है जो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हो, है ना? समझ में आ रही है ना बात? लेकिन ये वाली बात जीन के लिए सही बैठ रही है। इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ईच अदर। जीन के वो सारे जोड़े जो एक दूसरे से आजाद हैं वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं। माने सपोज प्लांट हाइट की जीन ये फर्स्ट क्रोमोसोम पर बैठी है, और फ्लावर कलर की जीन सपोज थर्ड क्रोमोसोम के ऊपर बैठी है, तो ये वाली जीन इस वाली जीन से आजाद है। क्यों आजाद है? क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम पर एक साथ नहीं बैठी हैं, और इसीलिए ये इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करती हैं एक दूसरे से। तो जीन के केस में इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन वही जीन्स दिखा सकती हैं जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, यानी कि जो अलग अलग क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट हैं। लेकिन अगर आप ये कहो कि वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम अनदर पेयर,
अगर आप ये कहो कि जीन का एक जोड़ा जीन के दूसरे जोड़े से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करेगा, पर ये बात तो हम हमेशा नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि जीन हमेशा एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं होती है। अगर वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर बैठी हैं तो फिर तो वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट कर ही नहीं सकती, वो तो एक साथ जाएंगी। ये बात कहां समझाई थी मैंने आपको? ये बात मैंने आपको समझाई थी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन क्रोमोसोम्स के जितने भी जोड़े होते हैं, जो पहला जोड़ा है क्रोमोसोम का, वो दूसरे जोड़े से आजाद है। फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम अनदर पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये वाली बात मैं क्रोमोसोम पे लगा सकती हूं कि जितने भी जोड़े हैं, पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा, जितने भी जोड़े हैं, सारे के सारे जोड़े एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। वो थोड़ी ना आपस में जुड़े रहते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि पहला जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो दूसरे पेयर ऑफ क्रोमोसोम के साथ जुड़ा हुआ है। नहीं, क्रोमोसोम के केस में आप इस बात को लगा सकते हो कि एक पेयर दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करता है। लेकिन जीन के केस में केवल वही जीन्स आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करेंगी जो इंडिपेंडेंट होंगी, यानी कि वो एक क्रोमोसोम का हिस्सा नहीं होंगी। बात समझ में आ रही है? और जाने क्यों मुझे समझ नहीं आता कि कुछ किताबों में, गूगल पे ये उल्टा लिखा हुआ है। कैसे लिख सकते हैं उल्टा? क्योंकि ये बात मैं सारे जीन्स पर अप्लाई नहीं कर सकती हूं। तो इसीलिए ये बात सही तो है, ये बात जीन के लिए भी सही है और ये बात क्रोमोसोम के लिए भी सही है, लेकिन ये बात जीन के लिए हमेशा सही नहीं है। तो अगर आप ऐसे लिखना चाहो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर क्रोमोसोम, इज करेक्ट फॉर क्रोमोसोम। ये स्टेटमेंट क्रोमोसोम के लिए बिल्कुल सही बैठती है, लेकिन जीन के लिए ये स्टेटमेंट हमेशा सही नहीं बैठती। दिस स्टेटमेंट इज नॉट ऑलवेज राइट फॉर जीन, बिकॉज ये स्टेटमेंट हमेशा जीन के लिए सही नहीं है। ये स्टेटमेंट जीन के लिए सही है, लेकिन सिर्फ कौन सी जीन्स के लिए? जो अलग क्रोमोसोम पर बैठी हैं। तो ये स्टेटमेंट जीन के लिए हमेशा सही नहीं है। तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ऑलवेज राइट फॉर जीन। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हैं। इज नॉट ऑलवेज राइट फॉर जीन, ये स्टेटमेंट जीन के लिए हमेशा सही नहीं है। ओनली एप्लीकेबल टू जीन्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। तो क्योंकि ये बात सारी जीन्स पे अप्लाई नहीं होती है, ये बात आप सारी जीन्स पे अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो फिर इस बात को कहने का मतलब ही क्या है? आप इस वाली बात को जब सारी जीन्स पे अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ उन जीन्स पे अप्लाई कर सकते हो जो अलग क्रोमोसोम पर बैठी हैं, तो इस बात को जीन के बारे में कहने का मतलब क्या है? ये वाली बात इज ऑलवेज राइट फॉर जीन, इज ऑलवेज राइट फॉर जीन, कि जीन इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन तभी दिखाएगी जब वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगी। और वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट कब होगी? इंडिपेंडेंट पेयर का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट पेयर का मतलब है प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। इंडिपेंडेंट पेयर्स का मतलब है प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स, कि वो अलग अलग क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट हैं। बताइए बेटा, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई सबको? चलिए, तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहती है जीन्स और क्रोमोसोम एक जैसा बिहेवियर दिखाते हैं। और वो कैसे हमने बनाई? मेंडल्स के और माइक्रोस्कोपी के स्टडीज को मिलाकर 1902 में उसे सटन और बोवरी ने दिया। अब कुछ इसके लिए एनसीईआरटी का हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। तो आ जाइए, सब अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिए बेटा। सारे बच्चे अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए। आ जाइए, देखते हैं कि कुछ पॉइंटर्स एनसीईआरटी के बारे में दे रही है, क्या बता रही है। आ जाइए देखते हैं। आपको ये मूवमेंट दिखा देते हैं कि क्रोमोसोम का मूवमेंट कैसे होता है मियोसिस के दौरान।
आज लाइट बहुत ज्यादा आंखों में लग रही है, परेशान कर रही है। ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको भी। थोड़ा सा आपको अगर मियोसिस थोड़ा भी याद होगा तो मेरा काम हो जाएगा, अगर थोड़ा बहुत भी आपको मियोसिस बेटा याद होगा तो। चलिए आ जाइए, बताते हैं आपको। बस थोड़ा सा आप एक बार मेरे साथ देखते जाना, ठीक है, सब समझ में आ जाएगा। चलिए, तो देखो ये डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखा है, इसको हम कैसे समझेंगे, आ जाइए आपको बताती हूँ। इसे समझने के लिए पहले मैं आपको एक रफ वर्क करके कुछ समझाना चाहती हूँ। तो सारे बच्चे इधर देखेंगे, रफ वर्क करके कुछ बताऊंगी पहले, फिर आपको समझ में आएगा। तो थोड़ा सा जल्दी से मैं आपको एक बार मियोसिस रिवाइज कराती हूँ। तो सपोज ये पेरेंट सेल है जिसमें मियोसिस होना है। सपोज इसके पास 4 क्रोमोसोम है, 1 2 3 4, ये 4 क्रोमोसोम है, राइट। समझो, अभी कुछ भी नहीं लिखना, अभी आपको कुछ नहीं लिखना, बस एक क्विक रिवीजन करा रही हूँ मियोसिस का। नोट्स मैं आपको पिछली क्लास में दे चुकी हूँ, आप उससे देख सकते हैं। आ जाइए देखिए, तो ये सेल है जिसके पास 4 क्रोमोसोम है, डिप्लॉइड सेल है, ये मियोसिस में जाना चाहता है। पहले ये इंटरफेज में जाएगा, इंटरफेज में ये पहले एस फेज में जाएगा। हम जानते हैं कि एस फेज में क्रोमोसोम ऐसे से ऐसे हो जाते हैं। ऐसे क्यों हो जाते हैं मैम? हर एक क्रोमोसोम के पास 2-2 क्रोमैटिड आ जाते हैं। एस फेज से पहले हर एक क्रोमोसोम के पास एक क्रोमैटिड होता है, लेकिन एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो इसी के बगल में इसकी एक और कॉपी बन जाती है। तो एस फेज के बाद आपको इस तरह से 2-2 क्रोमैटिड वाले क्रोमोसोम नजर आएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, प्रोफेज, ये मेटाफेज 1 पर हम जानते हैं कि ये एक जोड़ा है, ये दूसरा जोड़ा है। सपोज इसके पास 2 ही जोड़े हैं, ये पहला जोड़ा है, ये दूसरा जोड़ा है, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो हमें पता है मेटाफेज पे क्या होगा, मेटाफेज पर ये होमोलोगस क्रोमोसोम इस तरह से अरेंज हो जाते हैं, राइट। फिर एनाफेज 1 पे क्या होता है, एनाफेज 1 पे इस एक जोड़े में से एक ऊपर जाता है और एक नीचे आता है। यानी कि एनाफेज 1 पर क्या होता था बेटा, अगर आपको याद हो, एनाफेज 1 पर आप जानते हैं ना मियोसिस को मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में बांट कर पढ़ते हैं। तो एनाफेज 1 पे देयर इज सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। जो जोड़े हैं, मेटाफेज 1 पे क्या होता था, जोड़े सेंटर पे बैठ जाते थे। पहला जोड़ा सेंटर पे ऐसे बैठ गया, दूसरा जोड़ा सेंटर पे ऐसे बैठ गया, राइट। फिर इनका सेग्रीगेशन हो जाता था, इस पहले वाले जोड़े में से एक क्रोमोसोम ऊपर एक क्रोमोसोम नीचे। तो जैसे मियोसिस 1 खत्म होता था तो 2 डॉटर सेल बनते थे। इस वाले जोड़े से ये वाला क्रोमोसोम आता था, इस वाले से ये वाला, इस वाले में इस वाले से ये वाला, इस वाले से ये वाला। तो अब ये 2 डॉटर सेल हमें मियोसिस 1 के बाद मिलते थे। फिर इनमें मियोसिस 2 होता था, इसमें अलग से मियोसिस 2 होता था, इसमें अलग से मियोसिस 2 होता था। तो जब इसमें मियोसिस 2 होगा बिल्कुल माइटोसिस जैसा होता था, इसमें मियोसिस 2 होगा तो बिल्कुल माइटोसिस जैसा होता था। अब जब ये मेटाफेज 2 पे जाएगा तो इसके जो 2 क्रोमोसोम है वो ऐसे सेंटर पर अरेंज हो जाते हैं। ये मेटाफेज 2 पर जाएगा तो इसके 2 क्रोमोसोम ऐसे सेंटर पर अरेंज हो जाते हैं। फिर एनाफेज 2 पे क्या होता था, एक ही क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड अलग होते थे। एनाफेज 1 पे तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग होते थे, लेकिन एनाफेज 2 बिल्कुल माइटोसिस जैसा था, तो एक ही क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड अलग होते थे। याद है बेटा, ये एक ही क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड अलग होते थे। तो इस क्रोमोसोम में से ऐसा होगा, एक क्रोमैटिड ऊपर एक क्रोमैटिड नीचे, इस वाले क्रोमोसोम में से एक क्रोमैटिड ऊपर एक क्रोमैटिड नीचे। तो अल्टीमेटली ऐसे ही इसमें होता था, ऐसे ऐसे। तो अल्टीमेटली जो 4 डॉटर सेल मिलते हैं, एक सेल में जब मियोसिस होता है तो 4 डॉटर सेल मिलते हैं, तो उन चारों डॉटर सेल में ऐसे कुछ होता, 2-2 क्रोमोसोम ऐसे, है ना। पेरेंट सेल में 4 क्रोमोसोम थे, मियोसिस 1 मियोसिस 2 जब खत्म हुआ तो अल्टीमेटली 4 डॉटर सेल बने, उसमें ऐसे 2-2 क्रोमोसोम है। तो यहां पे मैं क्या समझाना चाह रही हूं आपको कि एनाफेज 1 पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग होते थे, जोड़े अलग होते थे। एनाफेज 2 पर एक ही क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड्स सेपरेट होते थे।
अब देखो इस डायग्राम को इन्होंने कैसे दिखाया है, इस डायग्राम को मैं तुम्हें यहां समझाती हूँ बेटा। आ जाओ सारे इधर, यहां ध्यान देंगे सारे बच्चे। आपको यहां पर ये पेरेंट सेल है, ये अभी G1 फेज पे है, यानी कि अभी इसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हुआ है। इस पेरेंट सेल में 4 क्रोमोसोम हैं, ध्यान से देखेंगे, 2 क्रोमोसोम ये और 2 क्रोमोसोम ये, तो 4 हो गए। ये वाला क्रोमोसोम पीले रंग वाला और ये वाला ऑरेंज कलर वाला, इन दोनों का साइज आपको एक जैसा दिख रहा है ना? ये वाला क्रोमोसोम और ये वाला क्रोमोसोम, इन दोनों का साइज एक जैसा दिख रहा है ना? तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। ये वाला क्रोमोसोम रेड वाला और ग्रीन वाला, इनका साइज एक जैसा दिख रहा है, तो ये दूसरा जोड़ा है। तो ऐसे समझो कि ये एक ऐसा पेरेंट सेल है जिसमें टोटल 4 क्रोमोसोम हैं। उस 4 क्रोमोसोम में से पहला जोड़ा ये है और दूसरा जोड़ा ये है। इस जोड़े के ये दोनों क्रोमोसोम बिल्कुल एक जैसे हैं, इनका साइज स्ट्रक्चर एक जैसा है, तो ये दोनों पहला जोड़ा बना रहे हैं, ये दोनों दूसरा जोड़ा। मैम इनके कलर क्यों अलग अलग यूज किए हैं? जब ये दोनों पहला पेयर हैं, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे क्रोमोसोम है, फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो अलग अलग कलर क्यों यूज किया हुआ है? ताकि सेग्रीगेशन को अच्छे से दिखा सके। ये दोनों पहले ही जोड़े के क्रोमोसोम है, इसको येलो कलर से दिखा दिया, इसको ऑरेंज कलर से दिखा दिया, राइट? ठीक है, ऐसे ही यहां पे अब क्या हुआ, G2 फेज आ गई। आप जानते हैं पहले G1 आती है, फिर बीच में S फेज आती है और फिर आ जाती है G2 फेज। जो S फेज है उसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है, यानी कि अभी यहां पे आपको एक क्रोमोसोम में एक ही क्रोमैटिड नजर आ रहा है, लेकिन जब एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा तो एक क्रोमोसोम में आपको 2 क्रोमैटिड नजर आएंगे। तो आप देखो ये सेल एस फेज से गुजर चुका है, तो आपको देखो ये एक क्रोमोसोम है, इसमें आपको कितने क्रोमैटिड नजर आ रहे हैं? 2 क्रोमैटिड। ये दूसरा क्रोमोसोम है, इसमें आपको 2 क्रोमैटिड नजर आ रहे हैं। तो चारों के चारों क्रोमोसोम ऐसे से ऐसे हो गए। पहले उनके पास एक क्रोमैटिड था, अब 2-2 क्रोमैटिड हो गए। अब फिर ये गया मियोसिस 1 में। मियोसिस 1 की एनाफेज 1 में देखो क्या होगा, आप जानते हैं मियोसिस 1 की एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे। ये वाला क्रोमोसोम ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये वाला क्रोमोसोम नीचे की तरफ चला जाएगा, इसमें से ये वाला ऊपर, ये वाला नीचे। फिर 2 डॉटर सेल बनेंगे, है ना? एक के पास ये दोनों, एक के पास ये दोनों। फिर उन दोनों डॉटर सेल में मियोसिस 2 शुरू होगा। जब मियोसिस 2 शुरू हो जाएगा तो अभी मैंने आपको बताया कि एक ही क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं। तो यहाँ पे आप देखो एक ही क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड अलग अलग हो गए। ये येलो येलो एक ही क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड थे, तो ये अलग अलग हो गए। तो अल्टीमेटली 4 डॉटर सेल मिले। और आप देख रहे हैं 4 डॉटर सेल में उसके पास, पेरेंट सेल के पास 4 क्रोमोसोम थे, लेकिन इनमें दो दो क्रोमोसोम है, क्योंकि मियोसिस में हाफ हो जाता है। तो आपको यहाँ क्या देखने को मिल रहा है? साफ साफ एनाफेज 1 पे, आपको एनाफेज 1 पे साफ साफ देखने को मिल रहा है कि क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है, क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन होता है। जैसा कि मेंडल साहब ने अपने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बताया था कि फैक्टर्स जो हैं एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। और यही बात जब हमने एक डिवाइड हो रहे सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो यही बात हमें सबूत मिल गया कि मेंडल साहब ने जो कहा था सही कहा था। भले ही उनके पास माइक्रोस्कोप नहीं था, इन्होंने बात पहले ही बता दी थी कि गैमीट फॉर्मेशन के दौरान जो फैक्टर्स हैं वो सेग्रीगेट करते हैं। और वो यहाँ भी दिख रहा है आपको डायग्राम में, यहाँ भी क्रोमोसोम सेग्रीगेट कर रहे हैं, तो उनके ऊपर बैठी जीन्स भी सेग्रीगेट कर रही हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ड्यूरिंग एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 की जो एनाफेज 1 होती है उसमें जो 2 क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं, जो 2 क्रोमोसोम के पेयर होते हैं जो मेटाफेज पे अलाइन हुए थे, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली अलग हो जाते हैं, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो जाते हैं। तो इसके लिए हम एक चीज आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आ जाओ ये वाली चीज समझाने की कोशिश करते हैं। ये वाली चीज क्या कह रही है? ये वाली चीज ये कह रही है कि सपोज आप देखो, आप मियोसिस 1 के एनाफेज पर आओ। ये समझाने के लिए ना मुझे पूरा एक लेक्चर तुम्हें मियोसिस का देना पड़ेगा, तो मैं देना नहीं चाह रही हूँ। तो इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि बेटा रिवाइज करके आना, पर शायद तुम नहीं करके आए रिवाइज, है ना?
कोई बात नहीं, चलो समझा रही हूँ। इतना तो समझ में आया, यहां तक का तो समझ में आया कि मियोसिस को हम मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में कैसे डिवाइड करते हैं और कैसे एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट हो रहे हैं। इतना समझ में आया। चलिए आज मैं ऐसा करूंगी, मियोसिस का एक रिकॉर्डेड लेक्चर जो 11th में मैंने मियोसिस पढ़ा दिया है उसका एक रिकॉर्डेड लेक्चर याद से डलवा दूंगी। पिछले क्लास में मैं भूल गई थी लेकिन आज मैं डलवा दूंगी, ठीक है, पक्का पक्का डलवा दूंगी आज, ठीक है बेटा, आज पक्का डलवा दूंगी। 11th क्लास का मैंने मियोसिस का एक समरी लेक्चर बनाया हुआ है, मतलब आई थिंक उसमें 40 से 50 मिनट में पूरे मियोसिस को समझाया हुआ है, तो वो समरी लेक्चर मैं अपलोड करा दूंगी, उसे जरूर देख लेना। इतना तो कर लोगे मेरे लिए, इतना कर दोगे, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, अभी देखो तुम्हें समझाया एनाफेज 1 पे क्या होता है। एनाफेज 1 पे होमोलोगस क्रोमोसोम अलग होते हैं। मेटाफेज 1 पे क्या हुआ था, जोड़ा सेंटर पर आकर बैठ गया था, जोड़ा सेंटर पर आकर बैठ गया था, कहां, मेटाफेज 1 में। तो मेटाफेज 1 में ये पहला जोड़ा सेंटर पर आके बैठ गया था और फिर ये दूसरा जोड़ा सेंटर पर आकर बैठ गया था। और एनाफेज 1 में क्या होता है, एनाफेज 1 में दोनों सेपरेट हो जाते हैं। इस जोड़े में से एक इधर आ जाएगा, एक इधर चला जाएगा, इस जोड़े में से एक इधर आ जाएगा, एक इधर चला जाएगा। तो एनाफेज 1 पर हो रहा था सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब देखो ध्यान दो, ये दो तरह से हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, यहां समझाऊंगी तुम्हें अलग से। मैं किसकी बात कर रही हूं, मैं मेटाफेज 1 की बात कर रही हूं, मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 के मेटाफेज 1 की बात कर रही हूं, जहां पर हमें पता है क्रोमोसोम के जोड़े सेंटर पर बैठते हैं। ये पहला जोड़ा, ये पहला जोड़ा एक जैसे क्रोमोसोम है, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। और ये दूसरा जोड़ा ग्रीन और रेड से बना है ना, ये दूसरा जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा सेंटर पर आकर बैठ जाते हैं मेटाफेज पर। फिर एनाफेज पर क्या होते हैं, इस जोड़े में से एक ऊपर जाएगा एक नीचे, इस जोड़े में से एक ऊपर जाएगा एक नीचे। तो उसने इन दोनों डायग्राम में क्या करके दिखा रखा है, देखो कि ये जो जोड़ा है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का जो जोड़ा है, इसमें से एक मां से आता है और एक पिता से आता है। मतलब ऐसे समझो कि मेरे अंदर, मेरी बॉडी के अंदर हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि 23 पेयर्स हैं। उनमें से एक क्रोमोसोम मेरी मम्मी से आया, एक पापा से आया, यानी कि 23 क्रोमोसोम्स मम्मी से आए हैं, 23 क्रोमोसोम्स पापा से आए हैं। तो जब मियोसिस 1 हो रहा होता है, मियोसिस 1 के मेटाफेज 1 में सपोज ये वाला क्रोमोसोम मेरी मम्मी वाला है, ये वाला क्रोमोसोम पापा वाला है, तो जब ये दूसरा जोड़ा सेंटर पर बैठ रहा होगा तो ये जरूरी नहीं है कि इधर की तरफ माँ वाले ही आएंगे, इधर की तरफ पिता वाले ही आएंगे, जरूरी नहीं, ऐसा कोई पैटर्न फिक्स नहीं होता। ऐसा हो सकता है कि जब ये वाला जोड़ा सेंटर पर बैठ रहा है तो इसमें इधर की तरफ पैटर्नल आ गया, इधर की तरफ मैटरनल आ गया। तो ये समझो, जब मेटाफेज पर सारे जोड़े बैठते हैं, ये पहला जोड़ा बैठा, ये दूसरा जोड़ा बैठा, ये तीसरा जोड़ा बैठा, तो मेटाफेज पे क्या होता है, सारे होमोलोगस पेयर सेंटर पर आके बैठ जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि पहले जोड़े में अगर ऊपर की तरफ पापा वाला क्रोमोसोम है, नीचे की तरफ माँ वाला क्रोमोसोम है, तो अगला जोड़ा जो सेंटर पर आके बैठेगा उसमें भी ऐसा ही होगा। नहीं, उसमें उल्टा हो सकता है, उसमें ऊपर की तरफ माँ वाला आ गया, नीचे की तरफ पापा वाला आ गया, तो ऐसे हो सकता है। तो जब सेपरेशन होगा तो जरूरी नहीं है, क्या पता इस वाले जोड़े से माँ वाला ऊपर की तरफ जा रहा है, इस वाले जोड़े से पापा वाला ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये रैंडम अरेंजमेंट होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जब गेमीट्स बनते हैं तो वेरिएशन देखने को मिलता है, क्योंकि गेमीट्स मियोसिस से बनते हैं, तो वो पेरेंट सेल जैसे बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि वहां पे रैंडम बहुत सारे कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं। तो अब देखो यहाँ पे कितना प्यारा पॉइंट इन्होंने दिखाया है कि ये एनाफेज की बात हम कर रहे हैं। देखो, तो ये वाला जो जोड़ा सेंटर पे बैठा था, है ना, ये वाला जोड़ा सेंटर पे बैठा था, ये पोल है, ये पोल है और ये पोल है। तो सेंटर पर आकर ये पहला जोड़ा बैठ गया, ये दूसरा जोड़ा बैठ गया। अब यहां पे ध्यान देना कि यहां ऑरेंज और येलो है, इधर ऑरेंज के सामने ग्रीन आया और रेड के सामने येलो आया है। पर जरूरी नहीं है कि ये ऐसे ही बैठे, ये ऐसे भी बैठ सकता है, ऑरेंज के सामने रेड आ सकता है, येलो के सामने ग्रीन आ सकता है, जैसा कि मैंने अभी बताया।
कैसे भी बैठ सकते हैं। सपोज ये ऑरेंज वाला पिता से आया था और येलो वाला माँ से आया था, और हरे वाला पिता से आया था और रेड वाला माँ से आया था, तो ऐसे बैठ गए। पर जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि ऑरेंज के सामने पापा वाला बैठ जाए और इसके सामने मम्मी वाला बैठ जाए, तो रैंडम अरेंजमेंट है। ऑरेंज के सामने जो अगला जोड़ा है, उस अगले जोड़े में ऑरेंज के सामने रेड वाला भी आ सकता है, ऑरेंज के सामने ग्रीन वाला भी आ सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो देखो, जो 4 हमें गेमेट्स मिलेंगे उसमें ऑरेंज के साथ ग्रीन दिख रहा है, ऑरेंज के साथ ग्रीन दिख रहा है, रेड के साथ येलो दिख रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ऑरेंज के साथ रेड चला जाए और ग्रीन के साथ येलो के साथ ग्रीन चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। रैंडम अरेंजमेंट होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जब मियोसिस बनते हैं, जब मियोसिस होता है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, रैंडम, कोई भी किसी के साथ कहीं भी जाने के लिए आजाद है। इसीलिए तो जो चारों गेमेट बनते हैं वो बिल्कुल आपस में एक जैसे नहीं होते और ना ही वो पेरेंट सेल जैसे होते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आ गई ना बेटा? बहुत डिटेल में अगर चली गई ना, मुझे मियोसिस पढ़ाने में बहुत मजा आ जाता है, बहुत मजा आता है मुझे सेल चैप्टर और सेल साइकिल चैप्टर पढ़ाने में। तो बहुत डिटेल में चली जाऊंगी तो आज का पूरा लेक्चर गायब हो जाएगा, तो मैं इसकी डिटेल में और जाना नहीं चाह रही हूँ। लेकिन हाँ, मुझे उम्मीद है कि आपको बेसिक बात समझ में आ गई होगी। हम यहाँ पे आपको क्या समझाना चाह रहे हैं कि एनाफेज 1 पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेग्रीगेट करते हैं, और जो अलाइनमेंट होता है मेटाफेज पर पैटर्नल मैटरनल, जरूरी कोई अरेंजमेंट फिक्स नहीं है। पहले जोड़े पे मैटरनल पैटर्नल बैठे हैं तो दूसरे पे पैटर्नल मैटरनल बैठ सकते हैं, उससे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हमारे सामने बनके तैयार हो जाते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? और बाकी अगर तुम्हें और गहराई से मियोसिस को समझाना है तो एक छोटा सा रिकॉर्डेड लेक्चर है मियोसिस का, वो मैं आज याद से अपलोड करा दूंगी। जैसे ही लेक्चर खत्म होगा मैं तुरंत बीएम को बोल दूंगी, वो अपलोड कर देंगे। एक बार आप रिवाइज कर लेना, ठीक है? तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है? इस पूरी थ्योरी से हमें समझ में आया कि हमने मेंडल के काम को जब माइक्रोस्कोपी की स्टडी से मैच खाया तो सब सही बैठ रहा था। ऐसे समझो कि मैं आज की तारीख में बोल रही हूँ कि भगवान है, भगवान है, लेकिन अचानक से एक दिन भगवान मुझे दिख जाएं और मैं बोलूं कि देखो हम सही कहते थे, भगवान है। ऐसे ही मेंडल साहब ने चीजें बोली थी कि फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं, पर उनके पास कोई फिजिकल प्रूफ नहीं था। तो जब माइक्रोस्कोपी आई तो उसका फिजिकल प्रूफ भी सबके सामने आ गया। तो तभी समझ में आया कि जीन और क्रोमोसोम बिल्कुल एक जैसा बिहेवियर दिखाते हैं। चलिए अब थोड़ा सा एक छोटी सी लाइंस और हैं जो मैं आपको यहां पढ़ाना चाह रही हूं, फिर उसके बाद हम एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स स्टार्ट करते हैं। आ जाओ बेटा, देखो कुछ लाइंस हैं यहाँ पे क्या कह रही हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। ये लाइन पे क्वेश्चन एज इट इज आ जाता है, ठीक है बेटा? सटन एंड बोवरी आर्ग्यूड दैट पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स would lead to the segregation of a pair of chromosomes they carried। उन्होंने कहा कि जिस तरह से क्रोमोसोम्स सेग्रीगेट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से उनके ऊपर बैठे जो फैक्टर्स हैं, जो जीन्स हैं, वो भी सेग्रीगेट करती हैं। यानी कि सटन और बोवरी ने एक साथ क्या बताया? सटन और बोवरी ने एक साथ बोला दैट देयर इज पैरेललिज्म बिटवीन बिहेवियर ऑफ जीन एंड क्रोमोसोम। उन्होंने ये जो लाइंस यहां पे मैं बता रही हूं, ये क्या कह रही हैं कि देयर इज पैरेललिज्म बिटवीन बिहेवियर ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। जीन्स और क्रोमोसोम्स बिल्कुल एक तरह का बिहेवियर दिखाते हैं, और ये बात पैरेललिज्म के बारे में दोनों ने एक साथ मिलकर बताई थी। लेकिन फिर आगे देखो क्या कह रहा है सटन ने अकेले क्या किया था? सटन यूनाइटेड the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principles and called it as chromosomal theory of inheritance। अब यहां पे 3 क्वेश्चन बनते हैं, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। यहां पे 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी? तीनों के तीनों क्वेश्चन यहां पे लिख देती हूं, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अगर आपसे बोलेंगे कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी, तो आप सिंपली क्या आंसर देंगे? आप देंगे सटन और बोवरी दोनों ने दी।
सटन और बोवरी दोनों ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी, लेकिन अगर वो ये बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की स्टडीज थी और जो मेंडल का काम था, उनकी नॉलेज को जोड़ा किसने, उनकी नॉलेज को कंपेयर किसने किया, तो वो सटन ने किया अकेले। सटन और बोवरी दोनों ने मिलकर एक साथ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया, क्योंकि उन्होंने दोनों ने एक साथ मिलकर यह बताया कि जीन और क्रोमोसोम्स के बिहेवियर के बीच में समानता है, वो एक जैसा बिहेवियर दिखाती हैं। लेकिन मेंडल के काम को और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यानी कि मियोसिस हो रहे सेल को देखा तो उन दोनों की नॉलेज को यूनाइट करने वाले कौन थे, उन दोनों की नॉलेज को यूनाइट करने वाले सटन थे। तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान से आप देखना बेटा, सिली मिस्टेक मत करना। अगर वो ये पूछेगा हु यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी या क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल्स, तो आपका जवाब क्या होगा, सटन। एंड हु गेव द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, सटन एंड बोवरी। Who told that there is parallelism between behavior of genes and chromosome? Sutton and Boveri. सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, मेरे क्यूट से प्यारे से नन्हे मुन्नो, मेरे रेड मेरे येलो। चलो आ जाओ। तो इसके साथ खत्म हुआ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का सफर। यहां पर मैं खत्म कर रही हूं, क्लोज कर रही हूं किसका चैप्टर, मेंडेलियन इनहेरिटेंस। मैं यहां पे मेंडेलियन जेनेटिक्स को खत्म कर रही हूं। अब मैं इस चैप्टर में एक नई ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स को डिस्कस करने जा रही हूं, दैट इज एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। दैट इज एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। मैं यहां पे एक नई ब्रांच ऑफ साइंस अब तुम्हारे सामने लेकर आ रही हूं। अभी तक जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करी दैट वाज द मेंडेलियन जेनेटिक्स, लेकिन अब इससे आगे जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। दिस इज न्यू ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स। अगर तुमसे कोई ये पूछे फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो आप कहेंगे मेंडल, लेकिन फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है, तो आप कहेंगे थॉमस हंट मॉर्गन। ये ऐसी ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स है जहां पर हर एक चीज को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करके दिखाया जाता है। ऐसे नहीं कि किसी साइंटिस्ट ने कुछ कह दिया तो मान लिया, नहीं, जो कुछ भी कहा गया है उसको एक्सपेरिमेंट द्वारा प्रूफ करके वेरीफाई करके आपको बताया जाएगा। इस ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स को हम एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं, राइट। सो बेस्ड ऑन वेरिफिकेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, कुछ भी हवा में नहीं बोला जाएगा। जो भी कुछ बोला गया है, लिखा गया है, उसको एक्सपेरिमेंटली क्या किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। सो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के जो फादर हैं दैट इज थॉमस हंट मॉर्गन, दैट इज थॉमस हंट मॉर्गन। तो थॉमस हंट मॉर्गन साहब जो हैं बेटा, इन्होंने क्या किया था, ही एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड, इन्होंने ही एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को। ही एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब देखो कितने सारे सवाल बन गए यहां पे क्वेश्चंस देखना बेटा कितने सारे बने हैं। ध्यान देना कि क्वेश्चन कितने सारे फ्रेम हो गए। अगर तुमसे कोई ये पूछेगा कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी, तो क्या बोलोगे, सटन एंड बोवरी। लेकिन अगर कोई तुमसे ये पूछेगा कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटली किसने वेरीफाई किया, उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने दिया, तो क्या बोलोगे, थॉमस हंट मॉर्गन। समझ में आया कि नहीं? दो अलग अलग सवाल बनेंगे। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किसने किया, या फिर यह सवाल बनता है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को और ज्यादा एक्सपैंड करके किसने समझाया, तो आप बोलेंगे थॉमस हंट मॉर्गन ने। ही एक्सपैंडेड और एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड कह सकते हो, और एक्सपैंडेड
और एक्सपैंडेड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। समझ आ गया बेटा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, मिस्टेक नहीं करेंगे। थॉमस हंट मॉर्गन ने और क्या किया था? थॉमस हंट मॉर्गन वर्कड ऑन ड्रोसोफिला। जिस तरह से मेंडल साहब का मॉडल ऑर्गेनिज्म पाइसम सटाइवम था, इसी तरह से थॉमस हंट मॉर्गन का जो मॉडल ऑर्गेनिज्म था वो था ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर। ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर। कौन है ये ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर? इसका कॉमन नाम होता है फ्रूट फ्लाई। जी हां, ऑप्शन में फायर फ्लाई भी लिखा होगा आपको तंग करने के लिए। फायर फ्लाई नहीं, फ्रूट फ्लाई। आपने देखा होगा अक्सर जहां जूस वूस बनता रहता है वहां पे एक मोटी सी मक्खी भिनकती रहती है ना, और वहां पे बड़ी सी अगरबत्ती लगा के रखते हैं जूस वाले ताकि वो मक्खी दूर रहे। तो मोटी मोटी सी जो फलों पे भटकने वाली मक्खियां होती हैं, दैट इज फ्रूट फ्लाई और ड्रोसोफिला। और मॉर्गन का काम ड्रोसोफिला पर ही था। एंड ड्रोसोफिला पर काम करके इन्होंने एक नए फिनोमिनन के बारे में बताया। ही डिस्कवर्ड लिंकेज। इन्होंने लिंकेज को डिस्कवर किया। तो ये सारी बातें थॉमस हंट मॉर्गन के बारे में पूछी जाती हैं। थॉमस हंट मॉर्गन फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स हैं। उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया। उनका जो काम था वो ड्रोसोफिला के ऊपर था, और उन्होंने एक बहुत ही कमाल का फिनोमिनन सबको समझाया, दैट इज लिंकेज। उन्होंने एक बहुत ही कमाल का फिनोमिनन सबको समझाया, दैट इज लिंकेज। क्लियर है मेरे बच्चों? बोलो मेरे बच्चों, ओ मेरे बच्चों, समझ आया कि नहीं? बोलो रे। क्या मेरे क्यूट क्यूट से प्यारे प्यारे से रेड येलो को समझ में आ गया ये बात? आ गई तो चलो आगे चलते। जिस तरह मैंने थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन पाइसम सटाइवम से कराया था, इस तरह मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपका ड्रोसोफिला से भी करा देती हूं। आ जाओ, तो अपनी ड्रोसोफिला को थोड़ा सा जान लेते हैं यार। अब चैप्टर में थोड़ी देर तक इसी के बारे में बात करनी है, तो थोड़ा सा जान लेते हैं इसको। आ जाओ। ड्रोसोफिला भी एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। ड्रोसोफिला भी एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। अच्छा मैम, अगर ये डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो इसके अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? इसके अंदर 8 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 2n इज इक्वल टू 8। तो आप ये कह सकते हैं जैसे हमारे पास इट हैज 8 क्रोमोसोम्स, जैसे हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ड्रोसोफिला के पास 8 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इट हैज 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है मैम, इतनी बात समझ में आई। इसके पास टोटल 8 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 4 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं। जी हाँ। जैसे अगर मैं अपने हम ह्यूमंस की बात करूं, हमारे पास कितने जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर्स, जिसमें से 22 होते हैं ऑटोसोम्स। 22 पेयर्स होते हैं ऑटोसोम्स, और लास्ट वाला पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम्स का, एलोसोम्स का। राइट? तो ऑटोसोम्स और एलोसोम्स क्या होते हैं मैम? बता देते हैं बेटा आपको, अभी आपको बता देते हैं। तो क्रोमोसोम्स 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं, अब यहां पे आपको बहुत सारी बातें आपके सामने आने वाली हैं, तो उन बातों के लिए तैयार रहिएगा। एक होते हैं ऑटोसोम्स और एक होते हैं एलोसोम्स। ऑटोसोम्स होते हैं वो सारे क्रोमोसोम्स विच आर अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स। एलोसोम्स क्या होते हैं? एलोसोम्स को हम सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहते हैं, यानी कि ऐसे क्रोमोसोम्स जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेंडर डिसाइड करते हैं। एलो क्रोमोसोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज द सेक्स क्रोमोसोम्स। जैसे इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं एक्स क्रोमोसोम का और वाई क्रोमोसोम का।
एक्स क्रोमोसोम एक एलोसोम है, वाई क्रोमोसोम एक एलोसोम है, राइट। तो आप जानते हैं एक्स क्रोमोसोम एक सेक्स क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम एक सेक्स क्रोमोसोम है जो कि डिसाइड करता है जेंडर ऑफ द प्रोजेनी। बाकी के जो भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, यानी कि दीज आर द नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स, ऐसे क्रोमोसोम्स जिनका जेंडर डिसाइड करने में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है, जिनका जेंडर डिसाइड करने में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है। तो जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी बॉडी के हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम तो ऑटोसोम्स हैं, और जो आखिरी का जोड़ा है XX, दैट इज द पेयर ऑफ एलोसोम। तो ऐसे ही बेटा यहां पे अगर हम ड्रोसोफिला की बात करें, तो ड्रोसोफिला में मेल ड्रोसोफिला कैसा होगा और फीमेल ड्रोसोफिला कैसी होगी, ये बताती हूं तुम्हें। ये सब मैं इसलिए बता रही हूं बेटा क्योंकि अभी हम यहां पे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की बात करने वाले हैं, जिसे मॉर्गन ने डिस्कस किया था, तो दैट इज प्रीटी इंपॉर्टेंट। मेल ड्रोसोफिला में कैसी कंडीशन होगी, मेल ड्रोसोफिला के पास टोटल 6 क्रोमोसोम्स, 8 क्रोमोसोम है, जिसमें से 6 क्रोमोसोम्स जो होंगे वो तो क्या होंगे, ऑटोसोम्स होंगे, और बाकी के जो 2 क्रोमोसोम्स हैं वो XY क्रोमोसोम्स होंगे। तो ड्रोसोफिला में ये वाली कंडीशन होगी। 6 क्या है ये, ऑटोसोम्स, 6 का मतलब 3 पेयर, तो 3 जोड़ी तो उसके पास ऑटोसोम्स हैं, और जो ये लास्ट वाला पेयर है ये क्या है, ये सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है, ये एलोसोम पेयर है। फीमेल कैसी दिखाई देगी, फीमेल के पास 6 तो ऑटोसोम होंगे और लास्ट वाला जो जोड़ा होगा वो XX होगा। तो बिल्कुल हमारी तरह ही होता है ड्रोसोफिला में, जैसे हमारे अंदर होता है ना, ऐसे ही बिल्कुल ड्रोसोफिला में होता है। जैसे हमारे अंदर जो है 3 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम तो क्या है, ऑटोसोम्स हैं, और मेल के अंदर जो मेल्स हैं उनके अंदर लास्ट जोड़ा XY होता है, और फीमेल्स के अंदर लास्ट जोड़ा XX होता है। बिल्कुल ऐसा ही ड्रोसोफिला में होता है, मेल के अंदर लास्ट जोड़ा XY होता है और फीमेल के अंदर लास्ट जोड़ा XX होता है। अब यहां पे मैं तुम्हें बहुत ही प्यारी बात बताने जा रही हूं, इसको ध्यान से सारे बच्चे सुनेंगे। इतनी बात सबको समझ में आई, ड्रोसोफिला हमारी तरह डिप्लॉइड है, 8 क्रोमोसोम रखती है, और जिसमें से लास्ट जो जोड़ा होता है वो सेक्स क्रोमोसोम का जोड़ा होता है। मेल्स में वो XY होता है, फीमेल्स में वो XX होता है, राइट। इतना क्लियर हो गया सारे बच्चों को, मुझे बताएंगे सारे बच्चों को क्लियर हो गया बेटा, डन 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 डन। चल अगर डन 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 है तो अब देखो यहां बेटा एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट अब बताने जा रही हूं, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं मेल की बात करूं तो उसके पास ये कंडीशन है, आखिरी वाला जो जोड़ा है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। और अगर मैं फीमेल की बात करूं, ये तो मैं बात कर रही हूं मेल की, और अगर मैं बात करूं फीमेल की, तो फीमेल के केस में लास्ट वाला जोड़ा कुछ ऐसा है। XX XY। अब ये जो 6 पेयर्स हैं, 3 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के कितने जोड़े हैं, 3 जोड़े ये हैं, 3 जोड़ी होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर ये हैं, और आखिरी जो जोड़ा है ये भी क्या है, ये भी होमोलोगस पेयर है। ये आखिरी जोड़ा भी होमोलोगस पेयर है, होमोलोगस पेयर ऑफ एलोसोम, एलोसोम मतलब सेक्स क्रोमोसोम। तो लास्ट वाला जोड़ा को भी मैं होमोलोगस पेयर कह रही हूं, ध्यान देना बेटा, लास्ट वाले जोड़े को मैं क्या कह रही हूं, होमोलोगस पेयर। क्यों कह रही हूं होमोलोगस पेयर, क्योंकि फीमेल के केस में जो लास्ट वाला जोड़ा है
उसमें भी दोनों क्रोमोसोम बिल्कुल एक जैसे हैं, एक्स एक्स क्रोमोसोम है, उसमें भी एक्स एक्स क्रोमोसोम है। लेकिन अगर तुम यहां देखोगे मेल के केस में जो लास्ट पेयर है बेटा, मेल के केस में जो पेयर ऑफ एलोसोम है, इस जोड़े में दोनों क्रोमोसोम एक जैसे नहीं है। एक्स क्रोमोसोम बिल्कुल अलग है और वाई क्रोमोसोम बिल्कुल अलग है। तो यानी कि ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम नहीं है। यहां पे एक्स एंड वाई आर नॉन होमोलोगस, ये एक जैसे नहीं है। और इस कंडीशन को आप जानते हैं कि जो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन थी बेटा, वो हम कहां डिफाइन कर पाते थे? होमोलोगस क्रोमोसोम्स में। याद है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स में अगर कैपिटल टी दोनों क्रोमोसोम्स पर होता था तो हम होमोलोगस और हेट्रोजाइगस होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन डिफाइन कर पाते थे क्योंकि जोड़े होते थे। लेकिन क्या मैं यहां पर हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस कंडीशन को डिफाइन कर सकती हूं? बताओ। हम हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस कंडीशन को कैसे डिफाइन करते थे कि अगर दोनों क्रोमोसोम पे कैपिटल टी हुआ तो होमोजाइगस कंडीशन हो जाएगी, अगर दोनों क्रोमोसोम पे कैपिटल टी या स्मॉल टी हुआ तो हेट्रोजाइगस कंडीशन हो जाएगी। ये हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस कंडीशन हम कब डिफाइन कर पाते थे? जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते थे, है ना, होमोलोगस जोड़े में। तो यानी कि इस कंडीशन में हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस कंडीशन कैन बी डिफाइंड। Heterozygous and homozygous condition can be defined. हम होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशंस को डिफाइन कर सकते हैं बेटा। लेकिन तुम मुझे ये बताओ, ये क्या हो गया? लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि क्या मैं इस कंडीशन में होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन को डिफाइन कर सकती हूँ? जो जीन्स एक्स क्रोमोसोम पर हैं वो वाई क्रोमोसोम पर नहीं है, और जो जीन्स वाई क्रोमोसोम पर हैं वो एक्स क्रोमोसोम पर नहीं है। समझना बात को। जो जीन्स एक्स क्रोमोसोम पर हैं वो वाई पर नहीं है, जो वाई पर है वो एक्स पर नहीं है। तो यानी कि एक्स क्रोमोसोम की जितनी कॉपीज होंगी, सपोज इसके पास ए बी और सी जीन्स हैं, वो सारी सिंगल कॉपी में होंगी। और यहां पे सपोज इसके पास डी और ई जीन्स हैं, तो जो जीन्स वाई क्रोमोसोम के पास है वो एक्स के पास नहीं, जो एक्स के पास है वो वाई के पास नहीं है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हियर, जब यहां पे आखिरी जोड़ा जिसमें दोनों क्रोमोसोम एक जैसे नहीं है, हियर हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस कंडीशन को हम डिफाइन कर ही नहीं सकते। हियर हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस कंडीशंस कैन नॉट बी डिफाइंड। होमोजाइगस कंडीशन कैन नॉट बी डिफाइंड। हम डिफाइन ही नहीं कर सकते होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन को। तो यहां पे कैसी कंडीशन होगी मैम? फिर यहां पे होती है हेमीजाइगस कंडीशन। इस केस में ऐसा जोड़ा जिसमें दोनों क्रोमोसोम एक जैसे नहीं है, वहां पर हम हेमीजाइगस कंडीशन डिफाइन करते हैं। वहां पर हम हेमीजाइगस कंडीशन को डिफाइन करते हैं। समझना बात को। क्योंकि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जितनी जीन्स हैं वो सारी सिंगल कॉपी में होंगी, वो वाई क्रोमोसोम पर नहीं होंगी। और वाई क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स हैं वो एक्स पर नहीं होंगी। तो हेट्रोजाइगस होमोजाइगस कंडीशन डिफाइन ही नहीं कर सकते, यहाँ पे हेमीजाइगस कंडीशन डिफाइन करेंगे। एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स होंगी सिंगल कॉपी में होंगी, वाई क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स होंगी सिंगल कॉपी में होंगी। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम हेमीजाइगस कंडीशन कहते हैं। बताओ मेरे बच्चों, बात समझ में आई? बात समझ में आई बेटा? बोलो जल्दी जल्दी। आई बात समझ में?
ठीक है, तो आ जाओ हेमिजाइगस कंडीशन को अगली स्लाइड पे लिख लेते हैं एक बार, क्या होती है। हेमिजाइगस कंडीशन का मतलब है इन अ पेयर ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, इन अ पेयर ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ऐसा जोड़ा जिसमें दोनों क्रोमोसोम एक जैसे नहीं है, जैसे कि एक्स वाई जोड़ा, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे जैसे कि ये एक्स वाई, देयर विल बी सिंगल कॉपीज ऑफ जीन्स। यहां पे क्या होगा, जितनी भी एक्स क्रोमोसोम पर जीन्स होंगी, सिंगल कॉपी ऑफ जीन्स ऑन एक्स क्रोमोसोम आर प्रेजेंट। समझना, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जितनी भी जीन्स, या इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखते हैं, जीन्स प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम आर इन सिंगल कॉपी, जीन्स प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम आर इन सिंगल कॉपी। हम जानते हैं ना, एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में जीन्स जोड़ों में होती हैं, जीन्स जोड़ों में होती हैं, पर ये कुछ अतरंगी जोड़ा है, ये जोड़ा कुछ अलग है, जिस जोड़े में दोनों क्रोमोसोम एक जैसे नहीं है। तो जो जीन्स एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होंगी उनकी सिंगल कॉपी प्रेजेंट होगी। ऐसे ही जीन्स प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट होंगी आर इन सिंगल कॉपी, वो भी सिंगल कॉपी में होंगी। तो यहां पे हम होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन को डिफाइन कर ही नहीं सकते, हम यहां पर हेमिजाइगस कंडीशन को डिफाइन करेंगे कि इस पर भी सिंगल कॉपी में जीन्स होंगी सारी और यहां भी। तो ये है तो जोड़ा, ये आखिरी जोड़ा है क्रोमोसोम का, पर ये जोड़ा एक जैसा नहीं है, तो इन पर बैठी जीन्स जो है वो भी जोड़ों में नहीं है। इस कंडीशन को हम हेमिजाइगस कंडीशन कह रहे हैं। ओके, यानी कि अब ध्यान देना, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर डोमिनेंट अलील भी अपने आप को सिंगल कॉपी में एक्सप्रेस करेगी और रिसेसिव अलील भी अपने आप को सिंगल कॉपी में एक्सप्रेस करेगी। आपको याद है मैंने बताया था, ध्यान से सुनेंगे, ये वाला पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको याद है मैंने बताया था कि जो डोमिनेंट अलील होती है वो अपने आप को सिंगल कॉपी में भी एक्सप्रेस कर सकती है, डबल कॉपी में भी, है ना। कैपिटल टी में भी एक्सप्रेशन आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी में भी आएगा, लेकिन रिसेसिव अलील हमेशा अपने आप को डबल कॉपी में एक्सप्रेस करती थी। ड्वार्फनेस कब आती थी, हमेशा स्मॉल टी। याद है, जल्दी बोलो, याद है कि हम कहते थे, वाली लाइन लिखते थे कि जो हमारी रिसेसिव अलील है वो हमेशा सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में खुद को एक्सप्रेस कर सकती है, पर डोमिनेंट अलील होमोजाइगस हेट्रोजाइगस दोनों में कर सकती है। पर यहां देखो, यहां पे अगर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कोई जीन है तो वो अपने आप को रिसेसिव फॉर्म में, अगर रिसेसिव फॉर्म में कोई जीन है तो अपने आप को सिंगल कॉपी में एक्सप्रेस कर देगी, क्योंकि यहां पे उसकी कॉपी ही सिंगल है ना। सो बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव अलील्स कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन सिंगल कॉपी, चाहे डोमिनेंट अलील हो चाहे रिसेसिव अलील हो, विल बी एक्सप्रेस्ड इन सिंगल कॉपी, वो सिंगल कॉपी में ही एक्सप्रेस हो जाएंगी। नहीं तो अब तक रिसेसिव अलील को एक्सप्रेस होने के लिए दो दो कॉपी की जरूरत पड़ती थी, पर यहां देखो वो सिंगल कॉपी में एक्सप्रेस हो जाएगी। ऐसे ही वाई क्रोमोसोम पे भी चाहे डोमिनेंट अलील हो चाहे रिसेसिव अलील हो, दोनों सिंगल कॉपी में एक्सप्रेस हो जाएंगी। बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव अलील will be expressed in single copy। बताओ बात समझ आई कि नहीं। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हेमिजाइगस कंडीशन, के मेल्स के अंदर, जो मेल्स हैं, अगर उनके अंदर
कोई जीन एक्स क्रोमोसोम के ऊपर रिसेसिव फॉर्म में है तो उसको एक्सप्रेस होने के लिए सिंगल कॉपी ही काफी है। लेकिन फीमेल्स में अगर कोई कॉपी एक्स क्रोमोसोम के ऊपर रिसेसिव फॉर्म में है तो उसे एक्सप्रेस होने के लिए 2 कॉपीज लगेंगी। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? अगर फीमेल्स में एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कोई रिसेसिव जीन है तो वो तभी एक्सप्रेस करेगी जब वो दोनों एक्स क्रोमोसोम पर रिसेसिव फॉर्म में होगी, क्योंकि वहां तो हम होमोजाइगस हेट्रोजाइगस कंडीशन को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन मेल्स के अंदर अगर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कोई रिसेसिव एलील है तो वो अपने आप को सिंगल कॉपी में ही एक्सप्रेस कर जाएगी। तो दिस इज हेमिजाइगस कंडीशन। ये आगे बहुत काम आएगा। पता है ये जो लाइन मैंने अभी तुम्हें बोली है ये कहां काम आएगी? कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया में। पकड़ के रखना इस लाइन को। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। चलिए ये बात तो मैम समझ में आई। अब देखते हैं व्हाई मॉर्गन टुक ड्रोसोफिला। जिस तरह से हमने ये वहां भी बनाया था, ये हमने वहां भी बनाया था ना कि क्यों मेंडल साहब ने पाइसम सटाइवम को ही लिया। तो अब सवाल बनता है कि क्यों मॉर्गन साहब ने, इतने ऑर्गेनिज्म थे, ड्रोसोफिला को ही क्यों लिया? तो इसके रीजंस देखते हैं। इसके रीजंस भी सीधा पूछ लेता है। आ जाइए बेटा। दैट व्हाई मॉर्गन सेलेक्टेड ड्रोसोफिला फॉर हिज स्टडीज। बोर्ड में भी क्वेश्चन आ सकता है ये और नीट में भी। पहला, इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ही छोटा होता है, 2 हफ्तों का। समझ रहे हो? 2 हफ्तों का, 2 वीक्स ओनली, यानी कि 14 डेज। समझ रहे हो? यानी कि लगभग 1 महीने में आप इसकी 2 जनरेशन से डील कर पाओगे। 1 महीने में 2 जनरेशन से डील कर लोगे तो कितने कमाल है। सोचो 14 दिन की लाइफ साइकिल है, 1 साल में तो आप इसकी 24 जनरेशन देख लोगे। तो सोचो कितना इनहेरिटेंस पढ़ लोगे। मस्त है ना, छोटा सा लाइफ स्पैन है। दूसरा, इजी टू ग्रो इन लैब ऑन सिंथेटिक मीडियम। इजी टू ग्रो इन लैब्स ऑन सिंथेटिक मीडियम। आसानी से सिंथेटिक मीडियम के ऊपर इसको लैब में ग्रो कराया जा सकता है। आसानी से सिंथेटिक मीडियम के ऊपर लैब में ग्रो। सिंथेटिक मीडियम मतलब फल रख दो कुछ, उसके ऊपर ग्रो कर देगा। या सिंथेटिक मीडियम जो हम लेबोरेटरी में मीडियम बनाते हैं, ग्रोथ मीडियम, उसके ऊपर भी आसानी से ग्रो कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोड्यूस मेनी ऑफस्प्रिंग्स। एक बार की मेटिंग में बहुत सारे बच्चे पैदा करती है। तो कोई टेंशन नहीं है, एक्सपेरिमेंट के दौरान अगर बहुत खून खराबा हो जाए, बच्चे मर भी जाएं, तो उनके बहुत बच्चे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। देन मेल एंड फीमेल जो होते हैं वो हेट्रोमॉर्फिक होते हैं, माने बिल्कुल अलग अलग दिखते हैं। मेल्स और फीमेल्स हेट्रोमॉर्फिक होते हैं, बिल्कुल अलग अलग दिखते हैं। दूर से ही समझ में आ जाएगा। जो फीमेल्स होती हैं वो थोड़ी बड़ी होती हैं, लार्जर होती हैं, और जो मेल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं। तो बाहर से ही देख के आपको समझ में आ जाएगा कि मेल्स शॉर्टर हैं, फीमेल्स लार्जर हैं, तो वो हेट्रोमॉर्फिक हैं। फिर लास्ट वाला पॉइंट बताती हूं, कमाल का पॉइंट। पहले ये लिख लो, सारे पॉइंट्स लिख लिए। लाइफ साइकिल छोटी सी है, आसानी से लैब में ग्रो करा सकते हैं, बहुत सारे बच्चे पैदा कर देते हैं, और मेल्स और फीमेल्स की पहचान दूर से ही हो जाती है। हेट्रोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है? हेट्रोमॉर्फिक का मतलब है अलग अलग दिखने वाले, डिफरेंट मॉर्फोलॉजी। हेटेरोमॉर्फिक मतलब डिफरेंट मॉर्फोलॉजी। बाहर से देख के ही पहचान हो जाती है कौन से मेल्स हैं और कौन से फीमेल्स हैं। और मेल्स में साफ साफ एक्स वाई क्रोमोसोम्स हैं और फीमेल्स में साफ साफ एक्स एक्स क्रोमोसोम्स हैं। ओके, चलिए अब लास्ट वाला पॉइंट बताती हूं बेटा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसको एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन में लिखेंगे। हाँ, अब देखो ध्यान से सुनना, जो ड्रोसोफिला होती है ना, उसके पास बहुत बड़े बड़े क्रोमोसोम्स होते हैं जिन्हें हम पॉलीटीन क्रोमोसोम्स कहते हैं। आप जानते हैं कि एक क्रोमोसोम के पास एक क्रोमैटिड होता है, लेकिन डिवीजन के दौरान एक क्रोमोसोम के पास दो क्रोमैटिड हो जाते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि ड्रोसोफिला के पास इतने बड़े बड़े क्रोमोसोम होते हैं कि एक एक क्रोमोसोम के पास थाउजेंड्स ऑफ क्रोमैटिड है। एक सिंगल क्रोमोसोम के पास, इफ वन सिंगल क्रोमोसोम हैज थाउजेंड्स ऑफ क्रोमैटिड्स, तो इस तरह के बड़े बड़े जॉइंट क्रोमोसोम होते हैं ड्रोसोफिला के पास। तो आप समझो, जब इतने बड़े बड़े जॉइंट क्रोमोसोम्स हैं तो उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे देखना आसान होता है। आपको बहुत हाई पावर का माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप निकालने की जरूरत नहीं है। आप इनके क्रोमोसोम्स में हेरिडेटरी वेरिएशंस को, यानी कि इनके क्रोमोसोम में किसी भी बदलाव को लो पावर माइक्रोस्कोप में भी देख सकते हो, क्योंकि इनके क्रोमोसोम्स इतने बड़े बड़े हैं। समझ रहे हो? इनके क्रोमोसोम्स का साइज इतना बड़ा है कि उनको लो पावर माइक्रोस्कोप के नीचे भी आसानी से देखा जा सकता है। तो ये बहुत प्यारा पॉइंट बनता है दैट हेरिडेटरी वेरिएशंस कैन बी सीन। अगर कोई भी बदलाव हो रहा है तो वो जो हेरिडेटरी वेरिएशंस हैं, दे कैन बी सीन, उन्हें आसानी से देखा जा सकता है अंडर लो पावर माइक्रोस्कोप्स। लो पावर माइक्रोस्कोप्स के नीचे बड़े प्यार से, आसानी से आप उन हेरिडिटरी वेरिएशंस को देख लोगे। अब इसमें खेला खेलता है आपके साथ, वो बोलता है कि ड्रोसोफिला में अगर आपको हेरिडिटरी वेरिएशन देखनी है तो वो केवल आप हाई पावर माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हो। तो अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट आएगा तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? बक, हम लो पावर माइक्रोस्कोप में भी देख सकते हैं। तो ये सारे रीजंस की वजह से मॉर्गन साहब ने ड्रोसोफिला को ही चुना। चलिए, ये बोर्ड में भी आ सकता है, मैं फिर से कह रही हूं, एनसीईआरटी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम इसमें अलग से दे रखा हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब डिस्कस करते हैं लिंकेज के बारे में। लेकिन लिंकेज के बारे में डिस्कस करने से पहले मुझे यहां पे आपको एक पॉइंट और बताना है, दैट इज कि मॉर्गन ने एक और चीज डिस्कवर की थी। फिर लिंकेज बताऊंगी। मॉर्गन डिस्कवर्ड लिंकेज के साथ साथ उन्होंने सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को भी डिस्कवर किया था। लिंकेज के साथ साथ उन्होंने सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को भी डिस्कवर किया था। दोनों सवाल आते हैं। तीन काम आपको याद रखने हैं, मॉर्गन साहब के तीन काम याद रखने हैं। पहला, उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था। दूसरा, उन्होंने लिंकेज के बारे में बताया था। और तीसरा, उन्होंने सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में बताया था। इसका मतलब होता है द जीन्स, द इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेक्स क्रोमोसोम्स। उन्होंने उन जीन्स के इनहेरिटेंस को पढ़ा था जो सेक्स क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होती हैं, यानी कि द जीन्स प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम्स, उनका इनहेरिटेंस वो कैसे इनहेरिट हो रही हैं। द जीन्स प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम एंड द वाई क्रोमोसोम। तो आ जाओ देखते हैं। तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का मतलब है इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स present on sex chromosomes. Inheritance of genes present on sex chromosomes. और ये भी दो तरह की होती है, X linked and Y linked. X linked inheritance
एंड वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो जो अपने एलोसोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, वो दो तरह के होते हैं, एक्स और वाई। तो वो जीन्स जो एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होंगी उन्हें हम एक्स लिंक्ड जीन्स कहेंगे, और उनके इनहेरिटेंस को हम एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहेंगे। और वो जीन्स जो वाई क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम वाई लिंक्ड जीन्स कहते हैं। सो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का मतलब है जीन्स, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस किनका होगा? एक्स लिंक्ड जीन्स का होगा। एक्स लिंक्ड जीन्स का मतलब है जीन्स प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम ओनली। ऐसी सारी जीन्स जो केवल एक्स क्रोमोसोम्स पर ही पाई जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम एक्स लिंक्ड जीन्स कहते हैं। और वो जो इनहेरिटेंस दिखाती हैं उस इनहेरिटेंस को हम एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं। वाई लिंक्ड जीन्स जो होती हैं, यानी कि जीन्स प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम, जीन्स जीन्स प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम, ऐसी जीन्स जो केवल आपको वाई क्रोमोसोम पर ही दिखाई देंगी वो वाई लिंक्ड जीन्स होंगी और वो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस दिखाएंगी। और ऐसी जीन्स को हम दूसरे शब्दों में होलैंड्रिक जीन्स भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज होलैंड्रिक जीन्स। होलैंड्रिक जीन्स ऐसी जीन्स होती हैं जो केवल वाई क्रोमोसोम के ऊपर पाई जाती हैं, राइट। और ये कैसा इनहेरिटेंस दिखाती हैं? शो स्ट्रेट इनहेरिटेंस। मैम इसका मतलब क्या है बताती हूं। इस तरह की जीन्स स्ट्रेट इनहेरिटेंस दिखाती हैं, माने आप सबको ये तो पता होगा कि बाप जो है वो अपना वाई क्रोमोसोम अपने बेटे को ही देगा, बेटी को थोड़ी ना देगा। बाप है, बाप के पास वाई क्रोमोसोम है, उसके ऊपर जीन्स है, वाई क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स है, तो वो अपना वाई क्रोमोसोम अपने बेटे को देगा, उसका बेटा अपने बेटे को देगा, उसका बेटा अपने बेटे को देगा। तो जनरेशन टू जनरेशन वाई क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स हैं वो मेल टू मेल ही ट्रांसफर हो रही है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में अगर आप मूव करते जाओ तो वाई क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स हैं वो केवल मेल टू मेल ही ट्रांसफर हो रही हैं, ट्रांसफर्ड ओनली फ्रॉम मेल टू मेल। बाप अपने बेटे को दे रहा है, बेटा अपने बेटे को, उसका बेटा अपने बेटे को, उसका बेटा, तो मेल टू मेल ही स्ट्रेट इनहेरिटेंस है। पर आप जानते हैं कि एक्स क्रोमोसोम तो दोनों में होता है, बेटे में भी और बेटी में भी। तो बेटा, तो पिता, जो पिता होता है वो अपना वाई क्रोमोसोम अपने बेटे को देता है, लेकिन अपना एक्स क्रोमोसोम अपनी बेटी को देता है। तो बाप से वाई क्रोमोसोम जब जाता है तो मतलब बेटा पैदा होगा, और जब बाप से एक्स क्रोमोसोम जाता है तो मतलब बेटी पैदा होगी। यानी कि जो एक्स लिंक्ड जीन्स होती हैं, ऐसी सारी जीन्स जो एक्स क्रोमोसोम पर होती हैं वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखाती हैं। मां अपना एक्स क्रोमोसोम बेटे को देती है, बेटे में क्या होगा? एक्स वाई क्रोमोसोम होगा। इतना तो जानते होंगे कि बेटे के अंदर जो एक्स वाई क्रोमोसोम्स हैं, बेटे के अंदर जो एक्स वाई क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम कहां से आता है? पापा से। और एक्स क्रोमोसोम कहां आता है? मम्मी से। तो लड़के में एक्स क्रोमोसोम मम्मी से आया, बेटी के अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम है, एक मम्मी से आएगा एक पापा से आएगा, राइट। तो ऑपोजिट जेंडर में जा रहा है, मां अपना एक्स क्रोमोसोम बेटे को दे रही है और बाप अपना एक्स क्रोमोसोम बेटी को दे रहा है। तो ये कैसा इनहेरिटेंस है? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ये और अच्छे से समझ में आएगा जब मैं मॉर्गन साहब का एक्सपेरिमेंट तुम्हें कराऊंगी।
और ये फिर से तुम्हें समझ में आएगा जब हम कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया पढ़ेंगे। तो ध्यान रखेंगे कि जो एक्स क्रोमोसोम पर जो जीन्स होती हैं दे शो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। बहुत प्यारा पॉइंट बनता है ये। वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखाती हैं, यानी कि मदर अपना एक एक्स क्रोमोसोम किसको देती है? अपने बेटे को। और जो फादर होता है वो अपना एक्स क्रोमोसोम किसको देता है? अपनी डॉटर को। इसे हम कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। लेकिन जो वाई लिंक्ड जीन्स होती हैं वो कैसा दिखाती हैं? वो स्ट्रेट इनहेरिटेंस दिखाती हैं। बताइए बेटा, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? मॉर्गन साहब ने ड्रोसोफिला को ही क्यों लिया? मॉर्गन साहब ने क्या क्या काम किए? मॉर्गन साहब ने हमें सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में बताया, यानी कि किस तरह से जो जीन्स हैं वो ट्रांसफर होती हैं एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम वाली। उन्होंने हमें ये बताया कि क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्या है। तो ये सब हमें समझ में आ गया। बताइए, कोई दिक्कत परेशानी? क्लियर है बेटा? चलिए, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं मेंडल साहब के सबसे इंपॉर्टेंट काम पे, एंड दैट इज लिंकेज। बहुत सारे काम उन्होंने किए, मैंने आपको सारे काम डिस्कस कर दिए, लेकिन उनका सबसे इंपॉर्टेंट जो काम था वो था लिंकेज। लिंकेज को समझने के लिए मैं आपको दो केसेस समझाती हूं। आ जाओ। जीन्स हैं, मैं दो जीन्स की बात कर रही हूं। मैं दो जीन्स की यहां बात कर रही हूं, जीन्स ए एंड बी। अब मैं आपके सामने यहां पे तीन केसेस बना के दिखाऊंगी। जब ये जीन्स दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट हैं। पहला केस, जीन्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। जो ये जीन ए और बी है, ये दोनों एक क्रोमोसोम पर है ही नहीं, ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पर बैठी हैं। दूसरा केस, ये दोनों जो जीन्स हैं दे आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। ये दोनों जीन्स एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। तो देखो, ऐसा कुछ केस है। ये दोनों जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं। ए जीन दूसरे क्रोमोसोम पर है और बी जीन दूसरे क्रोमोसोम पर है, अलग अलग क्रोमोसोम पर है। तो हमें पता है जब ये अलग अलग क्रोमोसोम पर होती हैं तो ये क्या दिखाती हैं? ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाती हैं। शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब ये अलग अलग क्रोमोसोम्स पर होंगी तो ये आजाद हैं किसी के लिए भी जाने, किसी के साथ भी जाने के लिए। आप जानते हैं जब मियोसिस होगा तो इस वाले जोड़े से ये वाला क्रोमोसोम आ सकता है, इस वाले से ये वाला आ सकता है ना? तो यानी कि गैमीट में कैपिटल ए कैपिटल बी सिचुएशन भी बन सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इधर से कैपिटल ए आ जाए, इधर से कैपिटल ए आ जाए और इधर से स्मॉल बी वाला आ जाए, तो कैपिटल बी स्मॉल बी वाली सिचुएशन भी बन सकती है। इधर से स्मॉल ए आ जाए, इधर से कैपिटल बी आ जाए,
या इधर से स्मॉल ए आ जाए, इधर से स्मॉल बी आ जाए। तो चारों ही पॉसिबिलिटीज थी। हमने कहां पढ़ा था ये? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। और सारी ही पॉसिबिलिटीज 25%, 25%, 25%, सबकी बराबर प्रोबेबिलिटी थी। याद है कहां पढ़ाया था ये? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। उम्मीद है याद होगा, इतनी जल्दी भूले नहीं होंगे, राइट? तो जब ये अलग अलग क्रोमोसोम पर होती हैं, दोनों जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पर हैं, तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाती है, एक दूसरे से आजाद है, किसी के साथ भी जा सकती हैं और नए नए कॉम्बिनेशंस बना सकती हैं। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि ये दोनों जीन्स एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हैं। अब यहां पर भी दो केस बनते हैं। ये दोनों जीन्स एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हैं। इसमें पहला केस है कि जब ये दोनों जीन्स एक ही क्रोमोसोम के ऊपर बैठी हैं और बहुत पास हैं। इस तरह बहुत पास हैं। दूसरा केस, दोनों जीन्स एक ही क्रोमोसोम के ऊपर बैठी हैं पर थोड़ा दूर हैं। अब ध्यान से समझना बेटा। तो जब जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती हैं तो हम अच्छे से जानते हैं यहां पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा। देयर इज नो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। याद है ना, बताया था जब जीन्स एक ही क्रोमोसोम के ऊपर होती हैं तो वो आजाद नहीं होती, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स होती हैं वो आपस में लिंक्ड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। वो एक दूसरे से आजाद नहीं होती क्योंकि वो एक ही क्रोमोसोम का हिस्सा है। तो अगर जीन्स एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हैं तो वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो नहीं दिखाएंगे, ये तय है, क्योंकि वो आपस में लिंक्ड हैं। अब ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। ऐसी जीन्स, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, ऐसी जीन्स जो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर बैठी होती हैं, ऐसी जीन्स जो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर बैठी होती हैं, वो एक ही क्रोमोसोम का हिस्सा होती हैं और वो हमेशा एक साथ मूव करती हैं। यानी कि वो एक दूसरे से आजाद नहीं होती। ये तय है कि वो जहां जाएंगी साथ जाएंगी, क्योंकि ये आपस में फिजिकली एसोसिएटेड होती हैं, एक ही क्रोमोसोम का हिस्सा होती हैं और इनको अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन ध्यान से सुनना, प्यार तो है, ये एक ही क्रोमोसोम के ऊपर बैठी हैं, प्यार तो है, पर लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है। एक ही क्रोमोसोम के ऊपर बैठी हैं, प्यार है, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, सारा दिन एक साथ रहते हैं। समझो, प्यार दोनों जगह है, पर यहां लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है, यहां हमेशा 24 घंटे का साथ है। तो ये 24 घंटे के साथ जो एक दूसरे के साथ जो रहते हैं, इन्हें कोई अलग ही नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। इतना गहरा प्यार है, रोमियो जूलियट वाला प्यार है, हीर रांझे वाला प्यार है, इन्हें कोई नहीं अलग कर सकता। प्यार यहां भी है, ये दोनों जीन्स भी आपस में लिंक्ड हैं। क्यों लिंक्ड हैं? क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम का हिस्सा है। लेकिन क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है तो कोई तीसरा एजेंट आ सकता है। इनको इनको अलग करना पॉसिबल है, चांसेस हैं, इनको अलग किया जा सकता है। और वो कौन है वो चांस? वो है क्रॉसिंग ओवर। अगर आपको याद हो, मैं इसीलिए कह रही हूं कि आपको ये पढ़ना जरूरी है। आज के ही आज नोट्स मैंने कल शेयर कर दिए थे आपको मियोसिस के। आज ही के आज मियोसिस का समरी लेक्चर मैं आपको वो करवा दूंगी, या तो कल तक आ ही जाएगा, आज मैं शेयर कर दूंगी, उसको देखना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको याद हो तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, जहां पे दो क्रोमोसोम्स जो हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, अपनी थोड़े थोड़े सेगमेंट को एक्सचेंज करते हैं। ये अपना थोड़ा सा हिस्सा इसे दे देता है, ये अपना थोड़ा सा हिस्सा इसे दे देता है। तो इतने हिस्से में जो जीन्स बैठी होती है वो इसके पास चली जाती हैं, इसके इतने हिस्से में जो जीन्स बैठी होती हैं इसके पास चली जाती हैं। तो जीन्स अलग हो सकती हैं। एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स बैठी हैं उनको अलग किया जा सकता है। एक
फिनोमिनन के माध्यम से क्रॉसिंग ओवर। लेकिन वो तभी किया जा सकता है जब वो दूर बैठी हूं। अगर वो बहुत पास बैठी हैं तो उनमें इतना लगाव है कि उन्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता। तो यानी कि अगर दो जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर बैठी हैं तो उनके बीच में कंप्लीट लिंकेज भी हो सकता है और उनके बीच में इनकम्प्लीट लिंकेज भी हो सकता है। लिंकेज तो होगा, ये तो तय है। जो सारी जीन्स एक ही क्रोमोसोम के ऊपर बैठी हैं उनमें लिंकेज तो होगा, वो सारी की सारी आपस में लिंक्ड तो होंगी, पर उनके बीच की दूरी कितनी है ये इस बात को तय करेगा कि उन्हें अलग किया जा सकता है या नहीं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो वो नहीं दिखाएंगी, किसी भी हाल में नहीं दिखाएंगी, वो हमें आजाद तो नहीं होंगी एक दूसरे से। तो जो जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर बैठी हैं वो आजाद तो नहीं होंगी, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो नहीं दिखाएंगी, वो हमेशा लिंक्ड होंगी। पर लिंकेज कितना होगा, लिंकेज कंप्लीट होगा या इनकम्प्लीट होगा, ये निर्भर करेगा उनके बीच के अंतर से। अगर वो अंतर कम है तो कंप्लीट लिंकेज होगा, और कंप्लीट लिंकेज का मतलब है कि कैपिटल ए हमेशा कैपिटल बी के साथ ही जाएगा और स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ ही जाएगा, कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो यहां पे कंप्लीट लिंकेज में आपको जो गैमीट्स मिलेंगे वो केवल दो ही तरह के मिलेंगे, ओनली पेरेंटल टाइप्स। यहां पे कोई रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेगा, ओनली पेरेंटल टाइप्स, 100% पेरेंटल टाइप्स, कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। कैपिटल ए और कैपिटल बी ये दोनों एक ही क्रोमोसोम पर बैठी हैं दोनों जीन्स, और आपस में इतना टाइटली लिंक्ड है कि इनको अलग ही नहीं किया जा सकता। स्मॉल ए और स्मॉल बी को अलग ही नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल बी बन ही नहीं सकता, स्मॉल ए कैपिटल बी बन ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है। लेकिन इनकम्प्लीट लिंकेज अगर है तो चांसेस हैं। आप देख रहे हैं कैपिटल ए और कैपिटल बी आपस में लिंक्ड हैं, लेकिन क्योंकि ये दूरी पर हैं तो चांसेस हैं कि इनको अलग किया जा सकता है। और वो कौन करता है, क्रॉसिंग ओवर। वो कौन करता है, क्रॉसिंग ओवर। तो इनकम्प्लीट लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर की वजह से, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर की वजह से रिकॉम्बिनेशन देखा जा सकता है। क्रॉसिंग ओवर की वजह से रिकॉम्बिनेशन कैन बी सीन। यानी कि यहां पर चारों ही चीजें देखने को मिलेंगी, ए बी, ये तो पेरेंटल टाइप्स है, और ये रिकॉम्बिनेंट्स हैं। तो रिकॉम्बिनेंट्स जो हैं वो कम बनेंगे, यहां पे बहुत कम, चांसेस आर वेरी लेस, चांसेस हमेशा बहुत कम होते हैं। लिंकेज का मतलब क्या है, लिंकेज का मतलब है कोई नया कॉम्बिनेशन ना बनने देना। लिंकेज का मतलब क्या होता है बेटा, लिंकेज का मतलब होता है कोई नया कॉम्बिनेशन ना बनने देना। ये दोनों जीन्स क्योंकि एक ही क्रोमोसोम पर बैठी हैं तो ये किसी और के साथ नैन मटक्का नहीं करने वाली, कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं बनाने वाली, ये दोनों हमेशा एक साथ रहेंगी। जीने मरने की कस्में खाई हैं इन्होंने, राइट। इनके बीच में आपस में इतना लिंकेज है, इतना प्यार है कि इनको अलग ही नहीं किया जा सकता। तो इस केस में कोई रिकॉम्बिनेंट्स बन ही नहीं रहे हैं। लेकिन यहां पर भी लिंकेज है क्योंकि ये दोनों एक ही क्रोमोसोम पर बैठी हैं, पर यहां इस केस में क्रॉसिंग ओवर के चांसेस हैं क्योंकि वो बहुत दूर बैठी हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो नहीं होगा, पर क्रॉसिंग ओवर के चांसेस हैं जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेंट्स बन सकते हैं। बनेंगे ये तय नहीं है, बनेंगे ये तय नहीं है, पर बन सकते हैं, लेकिन वो काफी कम मात्रा में बनेंगे। जैसे यहां पे देखो सबका 25-25-25% है, सबका बराबर प्रपोर्शन है बनने का,
लेकिन यहां रिकॉम्बिनेंट्स बनने के चांसेस काफी कम है। यानी कि लिंकेज क्या है? लिंकेज एक ऐसा फिनोमिनन है जो पेरेंटल टाइप को प्रमोट करता है, यानी कि जो कॉम्बिनेशन है वो वैसा ही रहना चाहिए, जो जीन जहां जिसके साथ है उसे वैसा ही रहना चाहिए। अगर वो जीन एक ही क्रोमोसोम पर बैठी है, एक ही क्रोमोसोम का हिस्सा है वो सारी जीन्स, तो उन्हें साथ ही रहना चाहिए, उन्हें अलग नहीं होना चाहिए। अगर कंप्लीट लिंकेज है तो उन्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता, लेकिन अगर इनकम्प्लीट लिंकेज है तो उन्हें अलग किया जा सकता है, जिसके चांसेस काफी कम होते हैं। और अगर ये चांसेस बनते भी हैं तो उसके पीछे किसका हाथ होता है? क्रॉसिंग ओवर का। बताइए समझ आया कि नहीं? अगर ये पॉइंट समझ आए हैं तो फटाफट से थम्स अप दे दो बेटा। जो कुछ मैंने यहां समझाने की कोशिश की है अगर समझ में आया है तो खूब सारे दिल, यस, हार्ट बना के मुझे बता दो, ताकि मैं आगे थोड़ा सा तुम्हें और बताऊं, फिर लेक्चर खत्म करेंगे। बताओ मेरे बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, बहुत बहुत बढ़िया। तो अब जब मैंने आपको बता ही दिया है कि लिंकेज क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। एक्सटेंड करेंगे अगली क्लास में, इसको एक्सटेंड करेंगे अगली क्लास में। डेफिनेशन लिख लेते हैं बेटा कि लिंकेज क्या होता है। जब genes present on same chromosome genes present on same chromosome are physically associated with each other. Are physically associated with each other and are said to be linked. लिंक्ड जीन्स जो होती हैं, यानी कि जो एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती हैं, टेंड टू बी इनहेरिटेड टुगेदर। वो चाहती हैं कि वो एक साथ ही मूव करें, वो एक साथ ही इनहेरिट हो। लिंक्ड जीन्स जो होती हैं वो चाहती हैं कि वो हमेशा एक साथ मूव करें, एक साथ ही क्या करें? इनहेरिट हो। और इस फिनोमिनन को हम कहते हैं लिंकेज। फिनोमिनन इज कॉल्ड एज लिंकेज। इस फिनोमिनन को हम कह देते हैं लिंकेज। क्लियर है बेटा? समझ आ गया? तो लिंकेज क्या होता है? एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट होती हैं वो आपस में लिंक्ड होती हैं, फिजिकली एसोसिएटेड होती हैं। वो कंप्लीट लिंकेज भी दिखा सकती हैं, वो इनकम्प्लीट लिंकेज भी दिखा सकती हैं, पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दिखाएंगे। इनकम्प्लीट लिंकेज में थोड़े बहुत रिकॉम्बिनेंट्स बन सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, बट कंप्लीट लिंकेज में तो रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे ही नहीं। ओके, क्लियर है?
दिस इज टेंड टू बी बेटा, दिस वर्ड इज टेंड। टेंड मतलब उनका नेचर होता है कि वो एक साथ ही इनहेरिट होंगी, टेंड टू बी इनहेरिटेड टुगेदर। चलिए क्लियर है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। अब मॉर्गन साहब ने किया था एक्सपेरिमेंट लिंकेज का, जिसके लिए उन्होंने ड्रोसोफिला में एक्स लिंक्ड जीन्स ली थी। तो वो एक्सपेरिमेंट हम कल डिस्कस करेंगे। कल हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोमल मैपिंग। तो आप बस एक मेरे पर एहसान कर देना कि क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, ये सब कुछ क्या होता है, मैंने बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया हुआ है, वो लेक्चर अपलोड करा दूंगी, देख आना। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलिए एक आध क्वेश्चन करके जाना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन कर दीजिए आप क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पर। आपका समय शुरू होता है अब। जवाब दीजिए। आपको ऑड वन आउट बताना है, यानी कि इनकरेक्ट बताना है विद रिस्पेक्ट टू क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। चलिए देखते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस was proposed by Sutton and Boveri. Behavior of chromosome is parallel to behavior of gene. Chromosome and gene occur in parent diploid and haploid cells respectively. The paired condition of chromosome as well as factors restored during fertilization. तो ऑब्वियसली आपको इनकरेक्ट बताना है, तो इनकरेक्ट ऑब्वियसली क्या है? 3। ये कह रहा है क्रोमोसोम और जीन्स जो हैं वो जोड़ों में होती हैं, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड सेल्स में। हैप्लॉइड सेल्स में भी जोड़ों में होती है, डिप्लॉइड सेल्स में भी जोड़ों में होती है, बक सिर्फ डिप्लॉइड सेल में जोड़ों में होते हैं। तो हमें गलत ढूंढना है। तो 57% बच्चों ने आंसर दिया है सी। दिव्यांशु, श्रुति, कृतिका, काना, जय, मानसी, श्रेया, नशरा, रूपाली, हर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट द ऑड वन आउट विद ऑड वन आउट। ये रहने दो, ये भी रहने दो, लिंकेज ग्रुप पे हम कल क्वेश्चन करेंगे। ये भी नहीं कर पाओगे आज। चलो बाकी क्वेश्चंस हम कल करते हैं, ठीक है? बाकी क्वेश्चन कल करेंगे। चलो फिर, चलो मिलते हैं कल की क्लास में। विद लिंकेज रिफ्रेश होकर आना और मियोसिस को रिवाइज करके आना। चलो बाय, लव यू ऑल, टाटा।